डियर स्टूडेंट, आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत की एप्लीकेशन अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, कल हमने जो है क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत की एप्लीकेशन के बारे में दो पॉइंट्स जो है हमने पढ़े थे। एक तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और दूसरा जो है संकुलों की जो है ज्योमेट्री। अब इसमें जो तीसरा जो पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि इसकी एप्लीकेशन इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है संकुलों के अंदर कलर प्रॉपर्टी। तो आज हम जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के अंदर जो है कलर प्रॉपर्टी को जो है कॉम्प्लेक्स में कलर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, इसके पहले जो संकुलों में जो कॉम्प्लेक्स के अंदर जो रंग गुण हैं वो दो वजह से होते हैं। मैंने कल भी आपको थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र किया था। एक डी ट्रांजिशन और दूसरा जो है चार्ज ट्रांसफ़र। और ये डी ट्रांजिशन और ये चार्ज ट्रांसफ़र है, इसको जो है डी ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफ़र को जो है यहाँ जो CFT है वो बहुत ढंग से यहाँ पर एक्सप्लेन कर पाई थी। CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बहुत ढंग से इसको एक्सप्लेन किया था। तो पहले थोड़ा सा हमें इसका जो है जनरल चीज़ें समझते हैं। कोई भी कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है वो कलर प्रॉपर्टी क्यों जो है रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, जब हम किसी भी कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स को विजुअल रीजन के अंदर रखते हैं तो वो विजुअल रीजन्स दृश्य क्षेत्र में ऊर्जा का क्या करते हैं, अवशोषण करता है। और जब वो विजुअल रीजन्स के अंदर ऊर्जा का अवशोषण करता है तो वो कंपाउंड जो है रंगीन या कलर्ड दिखाई देता है। इसी प्रकार जब हम किसी भी संकुल पर को विजुअल रीजन में रखेंगे तो वो भी ऊर्जा का अवशोषण करेगा, या वो संकुल जो है पर क्या प्रभाव पड़ेगा विजुअल रीजन में, उसको दो तीन पॉइंट्स में यहाँ पर जनरल चीज़ में यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। नंबर एक, जब प्रकाश संकुलों पर पड़ता है तो वो क्या पॉसिबिलिटी रहती है। नंबर फर्स्ट, पहला एक पॉसिबिलिटी है कि वो प्रकाश का अवशोषण कर ले, और ऐसा होने पर संकुल का रंग काला होगा। नंबर फर्स्ट तो क्या है, जैसे ही वो प्रकाश का अवशोषण करेगा तो उसका रंग क्या हो जाएगा, काला। संकुल पूरे प्रकाश का रिफ्लेक्शन कर दे, ऐसा होने पर संकुल सफ़ेद दिखाई देगा। जितना अवशोषण किया उतना ही वो रिफ्लेक्स कर दे तो वो क्या दिखाया जाएगा, सफ़ेद, मतलब कलरलेस होगा। संकुल कुछ प्रकाश का अवशोषण कर ले और शेष प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन कर दे तो ऐसे संकुल क्या है, कलर्ड या रंगीन दिखाई देंगे, या दूसरे वर्ड्स में कहते हैं कि वो हरे, पीले, लाल, गुलाबी, मतलब कलर्ड होंगे। रंगीन यौगिक, इट मीन्स रंगीन जो यौगिक होते हैं वो विजुअल रीजन के अंदर जो है वो प्रकाश का अवशोषण करते हैं, और अवशोषित प्रकाश का रंग रिफ्लेक्ट होकर प्रकाश के रंग से भिन्न होता है और वो हमें वास्तव में दिखाई देता है, और वही उसका जो है रंग, वही उसकी कलर प्रॉपर्टी होती है। अब ये जो विजुअल रीजन है, इस विजुअल रीजन के अंदर जो तरंगदैर्घ्य का मान है वो 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके सिलेबस में वहाँ पर आप सेकेंडरी में पढ़ गए, यहाँ पर पढ़ेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि अवशोषित और जो है अवशोषित प्रकाश का पूरक रंग कम्प्लीमेंट्री कलर कहा जाता है इसको। और ये जो पूरक रंग है ये यहाँ पर दिखाए गए हैं और इनके अलग अलग यहाँ पर ये सारणी दी गई है। उसमें यहाँ पर जैसे अवशोषित प्रकाश का रंग, फिर अवशोषित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के मान यहाँ पर दिए हैं, और फिर रिफ्लेक्टेड जो लाइट है का रंग, या उसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री कलर। जैसे मान लीजिए अवशोषित प्रकाश का रंग है बैंगनी, तो उसकी तरंगदैर्घ्य के जो मान होंगे 400 से लेकर के 435 नैनोमीटर में होंगे, और वो पीला हरा दिखाई देगा। अगर नीला अवशोषित किया है तो उसकी तरंगदैर्घ्य का मान जो है, वेवलेंथ का मान 435 से 480 होंगे, और वो पीला दिखाई देगा। इसी प्रकार से यहाँ पर इस और सभी कलरों के बारे में दिया। अगर मान लो उसने अवशोषित प्रकाश का रंग रेड है तो उसकी तरंगदैर्घ्य के मान सबसे ज़्यादा होंगे, मतलब 605 से लेकर के 700 होंगे वेवलेंथ के मान। और वो जो रंग है कम्प्लीमेंट्री जो है, वो रंग जो दिखाई देगा वो दिखाई देगा नीला हरा, जो कि इस टेबल में, नोट्स की टेबल सारणी नंबर 1 में यहाँ पर दिखाया गया। अवशोषित प्रकाश और पूरक प्रकाश के रंग यहाँ पर दिखाई दिए, और उनके वेवलेंथ या तरंगदैर्घ्य के मान नैनोमीटर में यहाँ पर दिए। अब देखिए, मैंने पहले भी कहा था संकुलों में रंग गुणों के मुख्यतः दो कारण होते हैं। नंबर फर्स्ट, डी ट्रांजिशन, या दूसरे वर्ड्स में उसको बोल सकते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और दूसरा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं डी ट्रांजिशन।
इस डी ट्रांजिशन को समझने के लिए देखिए यहाँ पर TiH2 का होल 6+3 कॉम्प्लेक्स यहाँ पर लिया है, जो कि आप सेकेंड ईयर में भी पढ़ चुके हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लेकिन सेकेंड ईयर में जब आपने पढ़ा था तो वहाँ पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपके यहाँ पर उस समय सिलेबस में नहीं थी, तो आपने जो है वो वहाँ समझ में अपन को कम ही आया था। तो उस चीज़ को यहाँ पर अब चूँकि आपने CFT पढ़ चुके हैं आप, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आप पढ़ चुके हैं कॉम्प्लेक्स की, तो यहाँ पर क्या है कि जो जैसे ही Ti से H2O लिगेंड जुड़ेगा तो D कक्षक का विभाजन होगा, और इस विभाजन होने से T2G और EG सेट बनेगी, जैसा कि आपने पढ़ा है। चूँकि H2O यहाँ पर क्या है, दुर्बल लिगेंड है, इसलिए T2G और EG का जो एनर्जी गैप है वो कम होगा। ये हम बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर CFT के अंदर पढ़ रहे हैं। तो देखिए डी ट्रांजिशन को समझने के लिए वही TiH2 का होल 6+3 कॉम्प्लेक्स यहाँ पर एग्जाम पर ले रहे हैं। देखिए ये जो TiH2 का होल 6 कॉम्प्लेक्स है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इसको हम जो है विजिबल रीजन, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको विजिबल रीजन या अल्ट्रावायलेट रीजन में अगर रखते हैं तो ये ऊर्जा का अवशोषण करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा एनर्जी का, और इससे ये कॉम्प्लेक्स जो कलर दिखाई देगा। ठीक है, अब इसको क्या है कि ये जो TiH2 का होल 6 कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में टाइटेनियम है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और जो टाइटेनियम +3 ऑक्सीडेशन में स्टेट में है तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है Ti+3 का आर्गन 3d1। कहने का मतलब इस TiH2 का होल 6+3 कॉम्प्लेक्स में टाइटेनियम में 3d कक्षक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन है, और इसकी शेप भी कौन सी है, ऑक्टाहेड्रल है। तो क्या होगा, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है T2G1, जैसे ही इससे Ti+3 से H2 लिगेंड जुड़ेगा तो T2G और EG सेट बनेगा। चूँकि ये वीक लिगेंड है तो T2G का और EG का गैप कम है, तो इसलिए जो एक इलेक्ट्रॉन है वो T2G कक्षक में भरेगा। कहने का मतलब इसमें इसका जो विन्यास होगा जैसे यहाँ पर दिखाया गया है T2G1 EG0। जैसे ही इस कॉम्प्लेक्स को हम विजिबल रीजन या अल्ट्रावायलेट रीजन्स के अंदर रखेंगे, ये कॉम्प्लेक्स जो है एनर्जी का अवशोषण करेगा, और एनर्जी का अवशोषण करेगा जिससे हमें तरंगदैर्घ्य के मान प्राप्त होंगे 5000 एंगस्ट्रॉम के बराबर। तो ये जो जैसे ही एनर्जी का अवशोषण करेगा तो ये T2G1 का जो इलेक्ट्रॉन है वो EG1 में मतलब EG कक्षक में चला जाएगा। इट मीन्स T2G1 EG hν 5000 जो है एंगस्ट्रॉम, तो T2G0 और EG1। कहने का मतलब T2G1 का इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, EG में। T2G भी D कक्षक है, EG भी D कक्षक है, इसलिए इसको D कक्षक से D में ही जा रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, डी ट्रांजिशन। इसका जो अवशोषण स्पेक्ट्रा है वो जो है ये एक बैंड के रूप में प्राप्त होता है। तो इसकी डेल ओ का मान ये यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया, TiH2 का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ये अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इसको क्यों कहा हमने, क्योंकि इसमें एनर्जी का क्या हुआ है, अवशोषण हुआ है। ठीक है, और एनर्जी का अवशोषण क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन T2G1 से किस में गया, EG में गया है। T2G1 की ऊर्जा कम है, EG की ज़्यादा है, और उस इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, और वो कहाँ से की, UV विजिबल रीजन्स के अंदर इसने एनर्जी का अवशोषण किया। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन T2G से EG में गया है, एनर्जी का अवशोषण किया है वो, तो इसकी वजह से हमें अवशोषण स्पेक्ट्रा मिला है। तो ये अवशोषण स्पेक्ट्रा की वजह से ही, जिसको हम कलर स्पेक्ट्रा भी बोल सकते हैं, इस कॉम्प्लेक्स का कलर होता है, या कलर रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें डेल ओ का मान 20,300 सेंटीमीटर है, और इसमें जो लैम्डा का मान है वो अभी मैंने बताया था 5000 जो है एंगस्ट्रॉम है। तो ये जो डायग्राम में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हमने देखा, एक तरफ मोलर एब्जॉर्प्शन है, दूसरी तरफ इसकी फ्रीक्वेंसी या सेंटीमीटर, इसमें ये इनवर्स में ले लीजिए या इसका लैम्डा में ले लीजिए, दोनों में ही हम ले सकते हैं। तो ये अवशोषण स्पेक्ट्रा मिला। कुल मिला कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि TiH2O का होल 6 कॉम्प्लेक्स के अंदर जो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो था, जो T2G1 में था, वो एब्जॉर्प्शन वो जो है विजिबल और यूवी रीजन के अंदर एनर्जी को अवशोषित करके वो EG कक्षक में चला गया, जिससे हमें अवशोषण स्पेक्ट्रा प्राप्त हुआ। और उस अवशोषण स्पेक्ट्रा की वजह से ही इस कॉम्प्लेक्स में कलर प्रॉपर्टी होती है, या ये कलर रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इस स्पेक्ट्रा को हम क्या बोलते हैं, कलर स्पेक्ट्रा।
अब चूंकि T2G से EG में गया है इलेक्ट्रॉन, T2G भी डी कक्षक है और EG भी डी, इसलिए इसको हम बोलते हैं DD ट्रांजिशन। अब चूंकि ये जो चीज़ है DD ट्रांजिशन, ये T2G और EG का जो गैप है इसको क्लियर CFT ने किया था, इसलिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की ये बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, उसका उपयोग है, या ये बहुत बड़ी इसकी कामयाबी है जो इसको ढंग से यहाँ पर दिखाते हैं। अब देखिए एक में ये TiH2 को और 6 इस तरीके से बना करके आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि नोट्स में दिखा है, ये डायग्राम वगैरह सब क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि कलर जो प्रॉपर्टी जो रिप्रेजेंट करेंगे, ये टेबल बनाई है जो है हमने जो फर्स्ट सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट लिए हैं, तो वो ही कॉम्प्लेक्स कलर रिप्रेजेंट करेंगे जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जिन कॉम्प्लेक्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो कलर प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के साथ साथ उनमें DD ट्रांजिशन पॉसिबल है। DD ट्रांजिशन पॉसिबल है तो वो अवशोषण स्पेक्ट्रा मिलेगा, और वो अवशोषण स्पेक्ट्रा की वजह से ही वो कॉम्प्लेक्स जो है कलर रिप्रेजेंट करेंगे। मान लिया जाए दो कॉम्प्लेक्स हमारे पास में है, जैसे यहाँ पर उसको मैं बात कर लेता हूँ। पहले आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पर हमने आयन लिए और उसका विन्यास भी लिया, युग्मित इलेक्ट्रॉन लिए, कलर लिए, ये टेबल दिए, टेबल नंबर सारणी दिए, टेबल नंबर 2 दिए। तो देखिए स्कैंडियम +3 टाइटेनियम +4, इन दोनों ही के अंदर 3D 0 विन्यास है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है 0 है। इट मीन्स यहाँ पर DD ट्रांजिशन नहीं होगा और ये कॉम्प्लेक्स कलरलेस होगा, जैसा कि रंग दिखा है यहाँ पर रंगहीन दिखा है, ठीक है। अगर Ti+3 लेंगे यहाँ पर, तो Ti+3 के अंदर 3D में जो है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पर DD ट्रांजिशन होगा और इसका गहरा बैंगनी कलर होगा। वेनेडियम +4 है, वेनेडियम +4 है, यहाँ पर 3D1 विन्यास है, इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है। देखिए Ti+3 और वेनेडियम +4 दोनों में ही 3D में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक का गहरा बैंगनी कलर है, एक का नीला कलर। तो ये जो डिपेंड करेगा यहाँ पर, ये डिपेंड करेगा T2G EG के एनर्जी गैप पर, और ये जो एनर्जी गैप ज़्यादा होगी तो एनर्जी अलग अलग जो है अलग अलग मान, मतलब अलग अलग प्रकार की एनर्जी, कोई कम करेगा कोई ज़्यादा करेगा, और उससे तरंग दैर्घ्य के मान भी अलग अलग होंगे। और अगर तरंग दैर्घ्य के मान अलग है तो वहाँ पर जो है कलर भी यहाँ पर अलग अलग होंगे। कहने का मतलब, अगर दो कॉम्प्लेक्स डी कक्षक में सेम इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि उनके कलर एक जैसे हों, वो कलर डिपेंड किस पर करेगा, T2G EG के गैप पे, मतलब DD ट्रांजिशन में वो गैप कितना है और वो कितनी एनर्जी का अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा एनर्जी का अवशोषण करेगा, कम है तो कम एनर्जी का अवशोषण करेगा, और उससे कलर भी यहाँ पर अलग हो। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत सारे, जिसमें डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन किसी में 0 है तो वो कलरलेस है, किसी के अंदर 1 है तो कलर अलग अलग, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 5 है, किसी में 6 है। जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 तो हो ही नहीं सकती, 5 से ज़्यादा हो नहीं सकती, किसी में 4 है जो है, और किसी में 3D 10 है, 0 है, तो ये कॉम्प्लेक्स कलरलेस है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर जो है जो हमने फर्स्ट सीरीज है ट्रांजिशन एलिमेंट की, वो एलिमेंट्स यहाँ पर लिए, उनकी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर अलग अलग कलर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही कलर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 है, या सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में, वहाँ DD ट्रांजिशन नहीं होगा, और नहीं होगा तो वहाँ कलर प्रॉपर्टी नहीं होगी। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर हमने कोबाल्ट के, अब आगे हम बढ़ते हैं इसी क्रम में, हमने कोबाल्ट्स के यहाँ पर जो है 3 कॉम्प्लेक्स लिए, तीनों ही कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, ठीक, तीनों ही कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और तीनों ही कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है, मतलब तीनों की शेप क्या है, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन इन तीनों कॉम्प्लेक्स में देखें आप तो कोबाल्ट +3 के साथ में एक में हमने लिगेंड H2O जोड़ा, दूसरे में लिगेंड हमने NH3 जोड़ा, और तीसरे में लिगेंड हमने CN जोड़ा। तो इन जैसे लिगेंड यहाँ पर अलग अलग जोड़े, तो देखिए आप इनमें जो कि जब H2O जोड़ा तो हरा नीला रंग आया, जब NH3 लिगेंड जोड़ा तो नारंगी रंग कलर आया, और जब CN लिगेंड जोड़ा है तो पीला हरा यहाँ पर कलर आया। और क्यों आया ऐसा? क्योंकि ये जो लिगेंड अलग अलग है, लिगेंड जो अलग अलग है, ये लिगेंड जो है T2G EG का जब इससे जुड़ेंगे तो T2G EG का जो एनर्जी गैप है वो अलग अलग होगा। जैसे H2O यहाँ पर वीक लिगेंड है और CN लिगेंड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो
ये जो बात इसमें जो प्रॉब्लम ये है, बाकी इन सभी कॉम्प्लेक्स में CO+3 में अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 4। तो यहाँ कलर अलग अलग क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रंग अलग अलग इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उनमें D2G EG का गैप अलग अलग है। तो जो DD ट्रांजिशन होगा, उस DD ट्रांजिशन के अंदर जो एनर्जी का अवशोषण ये करेंगे वो अलग अलग मान होंगे। जब एनर्जी का मान अलग अलग अवशोषण करेगा, एनर्जी अलग अलग मान होंगे जो अवशोषण होगी वो, तो वेवलेंथ के मान भी अलग होंगे। और जब वेवलेंथ के मान अलग होंगे तो कलर भी अलग होंगे। जैसे रेड कलर है, उसका सबसे ज़्यादा वेवलेंथ का भी देखा है यहाँ पर, तो वो जो है पीला कलर उसका कम है। तो इस वजह से यहाँ पर कलर भी, कहने का मतलब एक ही धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम, उस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम, अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम, लेकिन लिगेंड बदलने पर T2G EG के एनर्जी गैप है वो अलग हो जाता है, जिससे एनर्जी अलग अलग अवशोषित होती है। और जब एनर्जी अलग अलग अवशोषित होती है तो यहाँ पर जो है उसके वेवलेंथ के मान भी अलग होंगे, और वेवलेंथ के मान जब अलग होंगे तो उसमें जो है कलर भी अलग अलग होगा, जैसा इस एग्जाम्पल से यहाँ पर क्लियर था। इसी प्रकार से यहाँ पर ये एग्जाम्पल कॉपर के लिए, यहाँ पर कॉपर के 2-3 एग्जाम्पल लिए हैं। यहाँ पर CuH2 का और 6+2, NH3 भी जोड़ दिया H2 के साथ, En जोड़ दिया। तो इस पर भी जो है यहाँ पर क्या है, अलग अलग कलर है। जैसे जब H2 ही हमने लिगेंड जोड़ा तो यहाँ पर नीला था, जब हमने NH3 जोड़ दिया H2 के साथ तो गहरा नीला हो गया, और जब Cu में En और H2 जोड़ दिया तो बहुत गहरा नीला। तो कहने का मतलब यहाँ लिगेंड बदलने पर इस तरीके से इनके कलर भी यहाँ पर बदल जाते हैं। तो ये जो है इसको DD ट्रांजिशन से हम भली भांति कॉम्प्लेक्स में समझ सकते हैं। देन कंक्लूजन इसका ये है कि वो कॉम्प्लेक्स जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, DD ट्रांजिशन होगा, और DD ट्रांजिशन होगा तो वो एनर्जी का अवशोषण करेंगे। एनर्जी का अवशोषण करेंगे तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलेगा, और वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा उस कॉम्प्लेक्स की कलर प्रॉपर्टी के लिए रेस्पॉन्स होगा, जिम्मेदार होगा, या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ही उस कॉम्प्लेक्स की कलर प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, जिसके लिए DD ट्रांजिशन रेस्पॉन्स है। ठीक, तो DD ट्रांजिशन से बहुत सारे कॉम्प्लेक्स में कलर प्रॉपर्टी समझ सकते हैं, जो कि CFP क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी की बहुत बड़ी एप्लीकेशन। अब देखिए, बहुत से कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जिनमें D कक्षक में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब D0 विन्यास है, फिर भी वो कंपाउंड्स कलर प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करते हैं और उनके कलर भी गहरे होते हैं। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसको समझने के लिए यहाँ पर एक दूसरा फैक्टर आया जिसको बोलते हैं हम चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम। देखिए, मैं यहाँ पर जनरल में आप जूनियर सीनियर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपने KMnO4 और K2Cr2O7 लैब में इजीली मिल जाता है, वो देखो। ये दोनों ही कंपाउंड गहरे रंग के होते हैं। अब KMnO4 K2Cr2O7 या CrO4 K2CrO4, ये जो कंपाउंड्स हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट, ये जो कंपाउंड्स है, ये जो है कि कलर प्रॉपर्टी जो है गहरे रंग रखते हैं। क्यों रखते हैं? जबकि इन सब कंपाउंड्स के अंदर D कक्षक में D कक्षक में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, या इसको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दो। KMnO4 में मैग्नीज की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, K2Cr2O7 में क्रोमियम की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका 3D0 विन्यास है, क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन में उसका 3D0 विन्यास है। ठीक, अब इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। जब अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ पर DD ट्रांजिशन तो होगा नहीं। अब जब DD ट्रांजिशन नहीं हो रहा है इस कॉम्प्लेक्स में, तो फिर इसमें कलर प्रॉपर्टी क्यों आ रही है? तो इस चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पर एक दूसरा जो फैक्टर दिया गया कलर प्रॉपर्टी के लिए, वो है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। तो इसमें होता क्या है, वे कॉम्प्लेक्स या वे कंपाउंड जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था, जिनमें धातु की ऑक्सीकरण अवस्था जो है बहुत ज़्यादा होती है, 4, 5 होती है, 6 होती है, 7 होती है, और D0 विन्यास होता है, वे यौगिक ही क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, और उनके कलर भी गहरे होते हैं। तो उनमें जो कलर के लिए जो जिम्मेदार है वो DD ट्रांजिशन नहीं है, उनके लिए जिम्मेदार है चार्ज ट्रांसफर। अब चार्ज ट्रांसफर में होता क्या है, देखिए इस चार्ज ट्रांसफर को आप समझ लीजिए, इस पर शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के कंपाउंड्स में, जैसे KMnO4 है, इस KMnO4 में मैग्नीज की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इस प्रकार के कंपाउंड्स में जैसे ही, मतलब
एक जो है इस कंपाउंड को जैसे ही आप विजिबल या अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर जब रखते हैं तो ये कंपाउंड जो है एनर्जी का अवशोषण करते हैं, या एनर्जी का अवशोषण करते हैं या कैसे अवशोषण करेंगे। देखिए इसमें क्या है, लिगेंड की आणविक कक्षक से, ध्यान देना इसमें, लिगेंड की आणविक कक्षक से या लिगेंड की आणविक कक्षक से धातु की कक्षक में इलेक्ट्रॉन नहीं, चार्ज का ट्रांसफर होता है, आवेश का क्या होता है, स्थानांतरण होता है इसमें, ठीक है। और अगर मान लीजिए उसमें आवेश का स्थानांतरण होता है, जैसे एक इसमें +6 आवेश है, +7 आवेश है, तो क्या होगा, अगर ऐसा होता है तो ये जो है, ये जो कंपाउंड है वो भी विजिबल और यूवी रीजन के अंदर एनर्जी का अवशोषण करते हैं, और उस अवशोषण की वजह से, क्योंकि ज़्यादा करेंगे यहाँ पर, वेवलेंथ के मान भी ज़्यादा आएंगे, तो यहाँ पर इन कॉम्प्लेक्स के गहरे रंग रिप्रेजेंट करेंगे। कहने का मतलब मेटल और लिगेंड्स की आणविक कक्षकों में चार्ज का ट्रांसफर होता है, और ये चार्ज का ट्रांसफर कब संभव है, जब धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 +6 +7 होती है तभी। जैसे यहाँ पर टाइटेनियम +4 है, तो टाइटेनियम +4 के अंदर जो है चार्ज ट्रांसफर नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन वेनेडियम +5 में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो नारंगी पीला रंग है। क्रोमियम +6 में भी चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन नारंगी रंग है। और मैग्नीज +7 में जो है चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, वहाँ भी बैंगनी, तो यहाँ पर गहरा रंग बढ़ रहा है। जैसे जैसे धातु पर आवेश बढ़ेगा, चार्ज ट्रांसफर होने की संभावना यहाँ पर बढ़ेगी, और इस वजह से ये जो है अलग अलग प्रकार के या इनके कलर, जैसे जैसे धातु पर आवेश बढ़ता जाता है, इनके कलर गहरे होते जाते हैं। और ये एक आणविक कक्षक से, आणविक कक्षक मैं बोल रहा हूँ, लिगेंड अणु के आणविक कक्षक से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण धातु के रिक्त आणविक कक्षकों में होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, लिगेंड अणु के आणविक कक्षक से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण या चार्ज का स्थानांतरण धातु के रिक्त आणविक कक्षकों में होता है। यह ध्यान रखना, ऑटोमिक ऑर्बिटल्स नहीं है यहाँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से दूसरे की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या चार्ज का ट्रांसफर होता है, और इसी वजह से इसको बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर, और इसी वजह से हमें स्पेक्ट्रा मिलता है, इसलिए इसका नाम दिया गया यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। ये उन्हीं कंपाउंड्स में होगा जिनमें D0 विन्यास है, जिनमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 +6 और +7 है, ठीक है, जैसा यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। तो कभी कभी नोट्स में ये भी पूछा जाता है चार्ज ट्रांसफर क्या है, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ पर या बच्चे मोस्टली गलती करते हैं, परमाणवीय कक्षक, परमाणवीय कक्षक नहीं है, यहाँ पर कौन सी कक्षक है, आणविक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, धातु और लिगेंड की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटलों के मध्य इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या चार्ज का ट्रांसफर, इसलिए इसको चार्ज ट्रांसफर कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर रिप्रेजेंट, कहने का मतलब ये बच्चों कि कॉम्प्लेक्स के अंदर कलर प्रॉपर्टी के लिए 2 फैक्टर यहाँ पर रेस्पॉन्स है, डी ट्रांजिशन और दूसरा चार्ज ट्रांसफर, जिसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछा जाता है। इसको आप ढंग से पढ़ लें, इसमें नोट्स में भी दिया गया है, मैंने ढंग से आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। थैंक यू, डॉक्टर HS गोस्वामी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा।